नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, हम जो नाइन्थ क्लास की पुस्तक पढ़ रहे हैं आरबीएससी वाली, और जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, आधुनिक राजस्थान से संबंधित। इसमें आज हम पांचवां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। और बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपके पूरे प्रजामंडल का बेस बन जाएगा कि प्रजामंडल क्यों बने, कैसे बने, और किस किस स्थान पर कौन कौन से प्रजामंडल हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है, जो अब तक आपने पढ़ा भी है, कि टेलर आयोग का संबंध किससे है। टेलर आयोग का संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से, नीमुचना किसान आंदोलन से, और ठाकुर कुशाल सिंह से। तो आप कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहां क्वेश्चन इस तरह के डेली क्वेश्चन में जो है अपलोड कर रहे हैं। वहां पे चार पांच क्वेश्चन अपलोड होते हैं। तो उससे आप खुद की कितनी तैयारी चल रही है उसका एक आपको आइडिया होता रहेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो विद्यार्थी धैर्य के साथ इन किताबों को पढ़ रहे हैं, मैं उनको फिर से कह रहा हूं, 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस पूरी शिद्दत के साथ में इनको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जो रास्ता मुश्किल लगता है उस रास्ते की तरफ एक बहुत बड़ी संख्या कभी नहीं आती। जो रास्ता आसान लगता है उस रास्ते की तरफ सारी दुनिया भागना चाहती है। 99% लोग उस आसान रास्तों की तरफ भागना चाहते हैं, चाहे मंजिल उस पर ना मिले। और मुश्किल रास्ता जो होता है, जो कि देखने में मुश्किल लगता है, उस पे 1% लोग चलते हैं। लेकिन वो जो मुश्किल रास्ता होता है वो अंत में 100% सिलेक्शन करवाता है, 100% आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तो ये किताबें किसी को पढ़ने में अच्छी लगे या नहीं लगे, क्योंकि पसंद ना पसंद की तो बात ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपको शादी करनी है अभी और आप देखने जा रहे हैं कि साहब मैं तो लड़की देख के आऊंगा, मुझे पसंद आती है कि नहीं आती। या जो लड़की है वो देखने जा रही है कि जो लड़का मुझे पसंद आता है कि नहीं आता है। पसंद ना पसंद की तो आपकी बात ही नहीं है यहाँ पे। बात तो यह है कि क्या पढ़ने से सिलेक्शन होगा और क्या नहीं होगा। तो जिस चीज से सिलेक्शन हो रहा है वो पढ़ने में अगर इतनी ही सरल होती तो सारी दुनिया ही पढ़ लेती फिर उसको। तो जो पढ़ रहे हैं तो इस विश्वास के साथ में पढ़ते रहिए कि निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और ये जो जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं रहता। सारे पॉइंट आपके जो इन किताबों में एक एक पॉइंट आपका आता है। तो पढ़ते हैं। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सफल नहीं हो पाया, परंतु जनता में नव चेतना और जागृति की भावना अवश्य उत्पन्न होगी। इसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। राजस्थान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव की आत्मानुभूति जब हिंदी, गुजराती और बांग्ला साहित्य से राजस्थानी चरित्रों के बारे में हुई, तब जनता अपने प्राचीन गौरव के प्रति सजग हो उठी। तो 1857 की क्रांति जो है वो सफल नहीं हुई थी, ये आपको पता है। लेकिन उसने लोगों के लिए एक रास्ता जरूर खोल दिया कि अगर आप सम्मिलित रूप से प्रयास करें तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। तो आपको गौरव के बारे में आपका इतिहास जानना जरूरी होता है। देखिए कई बार, अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि राजस्थान जीके का या जैसे सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर मैंने ऑनलाइन चला रखा है, उसमें हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई है, राजस्थान हिस्ट्री। इससे पहले जो राजस्थान का पूरा कोर्स था, कंप्लीट कोर्स, वो भी मैंने निकाला था। तो उसमें भी राजस्थान हिस्ट्री, वही राजस्थान हिस्ट्री थी। तो अब वो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर वहां मैंने केवल आपको फैक्चुअल चीजें नहीं बताई है कि सिर्फ देखो फैक्ट फैक्ट है और ये घटना हुई थी। उसमें आपको हकीकत के अंदर राजस्थान का इतिहास बताया कि वास्तव में क्या था राजस्थान, कैसे कैसे शासक हुए हैं यहाँ। तो कई बार मेरे पास ऐसे जो है आते हैं कमेंट कि सर सिलेक्शन होना या नहीं होना तो बहुत बात की बात है हमारी, लेकिन कम से कम राजस्थान के बारे में जो जाना, उससे जो गर्व की अनुभूति हुई, वो अपने आप में एक अलग चीज है। तो जब आप अपनी चीजों के बारे में जाने हुए नहीं, आपका क्या इतिहास है, किस मिट्टी में हो आप, किस मिट्टी में रहते हो,
कहां कैसे लोग हुए हैं। तो जब उनके बारे में जानोगे नहीं, तो इसलिए हम जहां रहते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे जिस स्थान पर रहते हैं वहां के लोग, उस देश के बारे में, राज्य के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। तभी तो आप गौरव करोगे, वरना गौरव किस चीज पे करोगे। आज भी आप कई राजवंशों के जो संतानें हैं, अब जैसे मेवाड़ राजवंश के हैं। अब ठीक है, 1947 के बाद में जो राजवंश है वो एक तरह से सारे समाप्त हो गए थे, और लेकिन आज भी उनकी जो संतानें तो हैं। तो उसमें जैसे ये फेसबुक पे मैं देखता रहता हूं कि जो मेवाड़ राजवंश से संबंधित, राजघरानों से संबंधित जो लोग हैं, वो आज भी फेसबुक पे जब पोस्ट करते हैं, उनसे मैं फेसबुक पे जुड़ा हुआ हूं, मैं चीजें देखता रहता हूं वहां पे। आज भी वो पोस्ट करते हैं मेवाड़ वाले, तो वो लिखते हैं कि भाई हमारा राजवंश में ये था, हमारा ये था, हमारा ये था। बाकी है वो तो लिखते नहीं है इतने। क्यों? क्योंकि मेवाड़ के पास वास्तव में गर्व करने वाली चीजें हैं, तो इसलिए वो लिखते हैं कि हमारे परिवार में देखिए कैसे कैसे लोग हुए हैं। तो जब तक आपको अपने चीजों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक आपका एक आधार उतना गर्व से भरा हुआ नहीं हो सकता। तो जब कल्चर के बारे में, ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानकारी होगी, तो गौरव के प्रति जनता निश्चित रूप से वो सजग होगी। आर्य समाज की शाखाओं ने भी राजस्थान में स्वतंत्रता के प्रति विचारों को फैलाकर राष्ट्रीय चेतना प्रज्वलित की। राजनीतिक जागृति की भावना को विकसित करने में स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आप जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी का राजस्थान से बहुत गहरा संबंध रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी बहुत ज्यादा है। विवेकानंद जी जो है, इनको विवेकानंद नाम ही जो खेतड़ी के महाराजा हैं उनके द्वारा दिया गया था। पहले इनका नाम था नरेंद्र, और उन्हीं खेतड़ी महाराजा के सहयोग से, आर्थिक सहयोग से ये बाहर जाते हैं अमेरिका। तो कितना राजस्थान से जुड़ाव रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका भी काफी जुड़ाव रहा। तो आर्य समाज की जो शाखाएं हैं वो भी थीं। साहित्य और पत्रकारिता ने भी राष्ट्रीय भावना को जगाया। बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गान से राजस्थान गूंज उठा। राजस्थान समाचार, देश हितैषी, परोपकारक आदि समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय भावना की जागृति में महत्वपूर्ण सहयोग किया। उदयपुर में सज्जन कीर्ति सुधाकर और अजमेर से एक अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का सन 1885 में प्रकाशन शुरू हुआ। यह चैप्टर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका 100% गारंटी से कह रहा हूं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, 100%। तो उदयपुर के अंदर ये सज्जन कीर्ति सुधाकर पत्र जो है, अजमेर से राजस्थान टाइम्स, तो 1885 में प्रकाशन शुरू होता है, और अखबारों के माध्यम से भी लोगों में राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। छपनिया के भीषण अकाल के समय अंग्रेजों की ओर से जो उपेक्षा बरती गई, उसके कारण अंग्रेजों के प्रति विरोध का वातावरण बना। अतः जनता के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के विचार बनने आरंभ हो गए। तो छपनिया का जो अकाल है, ये छपनिया का अकाल का अक्सर पूछा जाता है कि जो ये छपनिया, छपनिया से, ये आरएस के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आरएस प्री में, कि छपनिया का अकाल, जो ये इतना बड़ा नाम हर जगह आता है छपनिया का अकाल, ये कौन से सन की बात है। तो ये छपनिया तो विक्रम संवत है, विक्रम संवत 1956। तो विक्रम संवत आप जानते हैं कि 57 साल आगे चलता है, तो इसमें से 57 माइनस कर दो तो रह गया 1899। तो ये अकाल कब पड़ा था ये छपनिया का? ये 1899 में हुआ था। उस टाइम भयंकर अकाल पड़ा था, भयंकर। और फिर भी अंग्रेजों ने जनता पे अत्याचार किए, किसानों से जो टैक्स ले रहे थे वैसे टैक्स लेते रहे, वो उल्टे और बढ़ा दिया उसको। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया। उन्होंने दिल्ली प्रस्थान किया। शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगटिया नामक एक रचना भेंट की। 13 दोहे थे इसमें। उससे उनमें आत्म सम्मान की भावना जागी और उन्होंने दिल्ली दरबार के समारोह में शामिल न होने का निश्चय किया। तो आप जानते हैं कि महाराणा चूंकि जा रहे थे दिल्ली दरबार में, लेकिन
तो ये जो 13 दोहे थे, इनमें था क्या? इसमें महाराणा को उनका प्राचीन इतिहास क्या है, कि आप किनके वंशज हो, ऐसे ऐसे दोहे के अर्थ है कि आप में भी जोश आ जाएगा। जैसे उसमें एक दोहे का अर्थ यह था कि तुम उन जो मेवाड़ के जो राणा थे, उन राणाओं की संतान हो कि जब वो मैदानों में उतरते थे तो उनके हाथियों हाथियों के मैदान में उतरने के बाद जो मिट्टी का गर्दा उड़ता था, वो इतना उड़ता था कि पूरा मैदान धुआं धुआं हो जाता था, उसमें लोग नहीं समाते थे। तो आज वो मेवाड़ का महाराणा उस दिल्ली दरबार के एक अंग्रेज के सामने कैसे बैठेगा, उसके नीचे कैसे बैठेगा? मेवाड़ के राणाओं के सामने कभी बराबर कोई नहीं बैठा, और आज तुम उसके अधीन जाके बैठोगे। वही गौरव याद दिलाया कि तुम किनकी संतान हो। और जब एक अच्छे पारिवारिक परंपरा, एक अच्छे परिवार से आप संबंध रखते हो, तो आपकी जिम्मेदारी भी कहीं अधिक बढ़ जाती है। ये चीज भी है कि अ, जो परिवार बहुत ज्यादा माना जाना पहचाना परिवार होता है, तो उसकी संतानों की जिम्मेदारी भी कहीं अधिक बढ़ जाती है। तो यही चीजें हैं, तो महाराणा को उनका गौरव याद दिलाया। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई और असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां इस तरह की थी, पहले यहां लोग आराम से रहते थे, वस्तु विनिमय था यहां पे। वस्तु विनिमय का मतलब है, एक गांव में सुनार भी है, लोहार भी है, खाती, मोची, सब लोग होते थे। आप भी गांव को याद कीजिए, अगर आप गांव से संबंधित हैं या गांव के बारे में जानते हैं। तो आज भी ये चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ वर्षों, आज से 10-15 साल पहले की बात करूं, 15-20 साल पहले की बात करूं, तो गांव में हर व्यक्ति का पक्का होता था कि ये सुनार है, तो सारा गांव उसी सुनार से ही काम कराता था। लोहार होता था, एक एक लोहार है, एक सुनार है, एक मोची है, सब काम करते थे। और वस्तु विनिमय भी होता था, जैसे मान लीजिए मुख्य रूप से जैसे मान लीजिए मोची है, अब उसको पैसे के बदले आपने क्या दे दिया? अनाज दे दिया, उसने आपका काम कर दिया। लोहार को आपने अनाज दे दिया, सुनार को आपने दूसरी चीजें, जो भी आवश्यकता की चीजें हैं, या जैसे मान लीजिए और भी कई चीजें होती हैं, वो आपने दे दी। तो इस तरह से एक वस्तु विनिमय था और सबकी आवश्यकताएं पूरी होती थी और गांव खुशहाल थे। आत्मनिर्भर गांव थे हिंदुस्तान के। अंग्रेजों के आने से पहले, यहां तक कि अंग्रेजों के आने के बाद भी 1757 तक की स्थिति ये रहेगी कि यहां के गांव बहुत खुशहाल हैं। और इन गांवों की खुशहाली को बर्बाद करने का काम किया अंग्रेजों ने। उन्होंने सब लोगों को लगा दिया किस काम पे? किसानी पे, कि बस खेती करो। तो हर व्यक्ति का अपना काम होता था, सारे ही खेती करने लग जाएंगे तो पहली बात तो इतनी जमीन भी नहीं होगी, और सारे ही खेती का काम करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? वो क्या हो गए? बेरोजगार। तो इसीलिए कहते हैं कि यहां के गांवों का सिस्टम इतना मजबूत था कि उन गांवों के सिस्टम को अंग्रेजों की ट्रेन ने तोड़ दिया। अंग्रेज लेके आए थे ट्रेन, वो लाते, गांवों के इस तरह से उन्होंने बिछाई ये रेल कि बीच में जहां जहां गांव से सारा अनाज, महत्वपूर्ण सामान उठा उठा के सीधा कच्चा माल उठाया और ले जाते, कच्चा माल उठाया ले जाते। तो जो आत्मनिर्भर गांव थे, उन गांवों की आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया किसने? अंग्रेजों ने। और आपको शायद विश्व इतिहास के बारे में हो सकता है जानकारी नहीं हो, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए पूरे विश्व इतिहास में, तो उस वक्त हिंदुस्तान के जो गांव है अंग्रेजों के आने से पहले, वो दुनिया के सबसे खुशहाल और सबसे आत्मनिर्भर गांवों के अंदर माने जाते थे। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने जो किया, क्योंकि ये सिर्फ लूटने के लिए आए थे। अंग्रेजों को इस चीज से कोई मतलब नहीं था यहां क्या है क्या नहीं है, उनको सिर्फ लूटना था। 200-250 साल उन्होंने जम के लूटा, क्योंकि यहां हिंदुस्तान में गद्दार बहुत थे, उन्होंने पूरा सहयोग किया अंग्रेजों को। यहां तक कि कई इतने गद्दार थे कि 1942 के बाद भी अंग्रेजों का साथ देने को तैयार थे।
वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहां से जाए। बहुत से राजा महाराजा वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहां से जाए, क्योंकि उनको महसूस हो गया था कि अंग्रेज यहां से गए तो उनका राजपाट भी जाएगा और किसकी स्थापना होगी? लोकतंत्र की। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया। आगे चलकर जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई, जो निरंतर बलवती होती गई। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में, अब यहां ध्यान से सुनना, अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, हरविलास सारदा राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए। तो इन लोगों का नाम आपको बहुत ध्यान में रखना है, यह सीधा सीधा आपके क्वेश्चन बनता है। 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनके परिणाम स्वरूप इनका संपर्क ब्रिटिश भारत और अन्य राज्यों के नेताओं से हुआ। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपुताना मध्य भारत नामक सभा, एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1918 में दिल्ली में आयोजित जो कांग्रेस अधिवेशन होता है, उसमें राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया था और फिर बाद में कई सम्मिलित प्रयासों से एक मारवाड़ी पुस्तकालय की स्थापना होती है और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के समय यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। तो अब ये 1918 और 1920 वाला दोनों का पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, ये जमनालाल बजाज हैं। राजपुताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ। मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर आयोजित हुआ और चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ दिसंबर 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी इस समय नागपुर में हो रहा था। सभा के अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर निर्वाचित हुए थे, किंतु कुछ कारणों से नागपुर नहीं पहुंच पाए। अतः जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। अधिवेशन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें राजस्थान के कष्टों की, जो किसानों की दयनीय स्थिति है, उसको दर्शाया गया। राजस्थानी जनता का आह्वान अब कांग्रेसी नेताओं तक पहुंचा। राजस्थान के नेताओं के दबाव के कारण कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राजस्थान के राजाओं से यह आग्रह किया गया कि वे अपनी प्रजा को शासन में भागीदार बनाए हैं। अब जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना होगी, हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना या प्रजामंडल आंदोलन कैसे शुरू हुए? तो उन प्रजामंडलों की जो स्थापना होगी उसका आधार देखिए कैसे धीरे धीरे 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन आगे आएगा कांग्रेस का, उसमें पूरी तरह से मोहर लग जाएगी एक तरह से कि साहब आप प्रजामंडल बनाओ, कांग्रेस आप सबके साथ है। तो यहां पर भी लोगों ने पहले जो ये है, जो कांग्रेसी नेता थे, क्योंकि उस वक्त भारत में यही सबसे बड़ी संस्था यही थी कांग्रेस, इन्होंने राजस्थान के राजाओं से आग्रह किया था, रिक्वेस्ट, कि अपनी प्रजा को शासन में भागीदार बनाए, लेकिन राजाओं ने इसको स्वीकार नहीं किया। कौन राजा होगा जो प्रजा को अपने शासन में भागीदार बनाना चाहेगा? इक्के दुक्के नाम आते हैं कोई, लेकिन नहीं की कोशिश किसी ने। 1919 में वर्धा में ही, महाराष्ट्र में, ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से हुई। वेरी वेरी मोस्ट। इस संघ का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण करना था। इसका दूसरा ध्येय जागीरदारों और राजाओं का अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करवाना था। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। धीरे धीरे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर संघ की शाखाएं खोली गईं। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया और बेगू में किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन, का मार्गदर्शन किया था। संघ ने बूंदी, सिरोही और उदयपुर में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर किया और इसकी आलोचना की। ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से सशंकित थी।
मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु गुप्त को 2 वर्षों के कठोर कारावास की सजा मिली। 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पथिक को कैद किए जाने के बाद सेवा संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हो गए। सने सने मतभेद की खाई चौड़ी होती गई और 28-29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। देखिए, उस समय जो राजस्थान के किसान आंदोलन होते हैं, बिजोलिया है, बेगू है और भी कई किसान आंदोलन है, उनको राजस्थान सेवा संघ के नेताओं का बहुत समर्थन प्राप्त था। लेकिन समय के साथ साथ में जैसे विजय सिंह पथिक है, वो भी इस आंदोलन से अलग हो गए थे। जैसे आपको बिजोलिया वाला पढ़ा था आपने, वो भी धीरे धीरे उस आंदोलन से अलग हो गए। और कई महत्वपूर्ण नेता हैं, फिर आपस में होते भी हैं विवाद, और धीरे धीरे ये संस्था अपने आप में जो है वो प्रभावहीन हो गई। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। उन्होंने 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। समस्त भारत पर इसका प्रभाव पड़ा। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां भी लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हुई और राज्यों में निरंकुश शासन के प्रति तीव्र रोष उत्पन्न हुआ। जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे। तो भंवरलाल सराफ का नाम तो आपने सुना ही होगा। झंडे के एक ओर महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखा था। उन्होंने बाजार में एक भाषण दिया जिसे जनता ने उत्साह से सुना। टोंक राज्य की जनता ने एक सभा कर कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया। वहां के अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने उनके नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियां, सैयद इस्माइल मियां, काजी महमूद अयूब आदि को गिरफ्तार किया। लगभग 70 अन्य व्यक्ति भी इस संबंध में गिरफ्तार किए गए, लेकिन शीघ्र ही छोड़ दिए गए। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए। उन्होंने 11,000 रुपए मुस्लिम लीग को दिए। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इसके बाद वे गांधी जी के बहुत निकट आ गए। बजाज से प्रेरित होकर राजस्थान के दूसरे व्यापारियों ने भी इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया। तो ये जो बड़े बड़े, जैसे गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन चलाया था। गांधी जी का तो पूरा युग है 1915 से लेकर के 1942 तक, और हालांकि 30 से पहले गांधी जी की भागीदारी बहुत ज्यादा है। फिर 42 में आप भागीदारी देखने को मिलेंगे। तो 1915 से 1942 तक ये पूरा गांधी युग है, और आर्थिक सहयोग के बिना कोई भी आंदोलन नहीं चल सकता। तो जितने भी पैसे वाले लोग थे, सेठ थे, व्यवसायी थे, वो सब गांधी जी के पास में रहते थे। गांधी जी सबसे बना के रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि मुझे संघर्ष मजदूरों के लिए, किसानों के लिए करना है, देश को आजाद कराने के लिए करना है। लेकिन जब मैं आंदोलन करूंगा तो पैसा आएगा कहां से? जनता पैसा नहीं देगी। जनता भीड़ में शामिल हो जाएगी, पर जनता पैसा नहीं निकालेगी। वो पैसा आएगा कहां से? जो सेठ हैं वो ही पैसा देंगे। आप भी कई बार चीजें के आप इकोनॉमी को ध्यान से कभी देखते नहीं हो, ना ही समझते हो। सरकार, ये मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यवसायी जो होते हैं, इनको छूट क्यों देती है? इतनी इतनी सुविधाएं इतने ज्यादा क्यों करती है? क्योंकि देश इन लोगों के कारण ही चल रहा है। आज अकेला मुकेश अंबानी अगर अपना बिजनेस यहां से समेट करके बाहर चला जाए कि मैं तो भारत में अब करूंगा ही नहीं बिजनेस, पूरा अमेरिका मेरा शिफ्ट करूंगा, तो लाखों लोगों को तो सुसाइड करना पड़ेगा। और इस देश की इकोनॉमी कितनी डाउन होगी इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर 1.5% लोग हैं जो टैक्स देते हैं। सिर्फ 1.5% है। इन 1.5% से 98.5% जो भारत है वो चलता है। आपको हो सकता है यह आंकड़ा पता नहीं हो। भाई, देश किससे चलेगा? पैसा से। पैसा कहां से आएगा? टैक्स से। हर चीज पे जो टैक्स लगा हुआ है। तो डायरेक्ट जो टैक्स दिया जाता है, हालांकि वैसे देखा जाए तो हर चीज में टैक्स इंक्लूड है कहीं ना कहीं। आप 1 रुपए की माचिस भी खरीदते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं इंक्लूड है वो। लेकिन डायरेक्ट टैक्स देने की बात आती है तो 1.5% के लग पास लोग हैं जो सरकार को टैक्स देते हैं।
उसमें बिजनेसमैन भी है, सरकारी सेवक भी हैं। तो इसलिए सरकार इन इतने बड़े बड़े व्यवसायियों को विशेष सुविधाएं देती है। वो चाहती हैं कि ये क्या रहे, खुश रहें। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यवसायी किसी बैंक के अंदर लाखों का उसका पैसा रोज आता जाता है, तो क्या उस बैंक उस व्यक्ति को विशेष महत्व देगा कि नहीं देगा? वो बिल्कुल देगा उसको। वो थोड़ा सा धमकी देगा ना, मैं तुम्हारे बैंक का सिस्टम सही नहीं है, मैं तो जा रहा हूं यहां से, मेरा पैसा निकालो। बैंक कहेगा अरे नहीं नहीं साहब, ये जोड़े हाथ, आप यहीं रहो। क्यों? क्यों? उसको पता है कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा इन्वेस्ट उनके बार बार पैसा देता है, निकालता है, उसके कितना पैसा जाता है उस बैंक में। इसलिए जो है इस सिस्टम को है। और जैसे मैं मोदी सरकार की बात करूं, इनके आने से पहले व्यवसाय करना बहुत मुश्किल था हिंदुस्तान के अंदर। कितनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती थी, कितनी जगह पैसे लोगों को खिलाने पड़ते थे हर स्टेप पे, तब जाकर के और उसका व्यक्ति का बिजनेस शुरू हो पाता था। और उसके बाद भी ढेरों दुनिया भर की समस्याएं हैं। हालांकि उसके बाद काफी काम आसान हुआ है। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा उसको सरल बनाने का काम किया इस चीज में। तो 15 मार्च 1921 को ये कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया। बीकानेर में राजनीतिक जागृति अपेक्षाकृत देरी से हुई। धीरे धीरे यहां भी ब्रिटिश प्रांतों में चल रहे असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा और जनता में रियासती शासन के प्रति असंतोष फैलना आरंभ हो गया। 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया। बीकानेर में खादी भंडार भी खोला गया। खादी वैसे आज बड़ी महंगी है। आप खादी भंडार से कोई शर्ट भी लेने जाओगे तो आपकी बड़ी महंगी मिलेगी। वो हर चीज महंगी है। खादी थोड़ा कम रेट होना चाहिए ताकि हर लोग, जो सारे लोग हैं, उसको अफोर्ड कर सकें। जनता में जागृति लाने के उद्देश्य से पुस्तकालय और वाचनालय खोले गए। चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ आदि में सर्व हितकारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा आदि नाम से समाज सेवा के उद्देश्य से संस्थाएं स्थापित की गई। इन संस्थाओं की ओर से राजनीतिक साहित्य के पर्चे आदि प्रसारित किए गए। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं ये। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पंडित गौरी शंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इस कार्य में अर्जुनलाल सेठी, चांदकर्ण, शारदा आदि ने भी भाग लिया। तो देखिए, ये प्रयास तो आजादी के लिए हो रहा है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लोगों में चेतना आ रही है, लोगों में जागृति आ रही है। तो गांधी जी ने कहा था कि भाई असहयोग, इनको अंग्रेज किसके बल पर शासन कर रहे हैं? यही हिंदुस्तानी के बल पर। इनका सहयोग मत करो तो इनको यहां से जाना ही पड़ेगा। तो जो उनके विदेशी वस्त्र है उनका बहिष्कार करो, इनकी होली जलाओ, आग लगाओ इनको। अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कोरोना का। जब कोरोना आया था तो उस वक्त आप भी जानते हैं कि चीन को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर रोष था, गुस्सा था, और भारत में भी था। भारत सरकार ने चीन के कई 60-70 कुछ ऐप थे जो कि हटा दिए थे, जिसमें एक बड़ा ये था टिकटॉक। बहुत सारे लोग टिकटॉक पे थे। हिंदुस्तान के अंदर जो कोई भी काम नहीं कर रहा है वो टिकटॉक पे जरूर होता था। हो सकता है आप में से कोई हो, सबके अपनी पसंद नापसंद होती है, तो हो सकता है लोग टिकटॉक पे होंगे। तो टिकटॉक जैसी ऐप, ऐसी कितनी ऐप को हटा दिया। सोशल मीडिया पे इतना गुस्सा था, सबने कहा सरकार ने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। और उसके कोरोना काल के अंदर ही एक जो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, ये न्यूज आई थी, ये जो एमआई के फोन आते हैं इनके, जो ये निकालती है चाइना, आज तक की हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जो सेल हुई थी इनकी, उस मंथ में हुई थी जब ये इन जैसी ऐप सरकार ने हटाई थी। और उसके बाद भारत में फेसबुक पे बड़ा गुस्सा दिख रहा था चाइना के लिए। और आज तक की सबसे ज्यादा बिक्री चाइना की उसी समय हुई थी। तो कितने आम जनता जो है उसको अपने देश से कितना प्रेम है। आज अमेरिका के अंदर ये कह दे कि साहब हमें इस चीज की, जापान के अंदर ये कह दे कि या चीन ही क्यों ना हो। आपको ये चीजें थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन
क्योंकि मैंने जो चीजें देखी, आप जब दुनिया को देखते हैं तब आप खुद देखते हैं कि आखिर आखिर में कहाँ समस्या है। मैं भी जब बच्चा था, शुरू में सुनते थे हिंदुस्तान दुनिया में सबसे महान है, यहाँ के लोग दुनिया में सबसे महान हैं। धीरे धीरे बड़े होते गए, आंखों से पर्दे हटते गए, तो समझ में आया जनाब ऐसा नहीं है। वो लोग आज इतने आगे क्यों हैं, उसके बहुत से कारण हैं। आज अमेरिका, चाइना, जापान, ये कहाँ के कहाँ पहुंच गए, तो उसके बहुत बड़े रीजन है। जनता में काम को लेकर के एक हमेशा से रहता है, अपने देश के लिए एक जो है ईमानदारी रहती है। चाइना के अंदर बच्चे को स्कूल में यह सिखाया जाता है, तुम्हारी माता का नाम क्या है, क्या चाइना, पिता का नाम चाइना। मतलब चाइना उनके खून में भर दिया जाता है बचपन से। और यहां बचपन से चीजें क्या सिखाई जाती है, तुम्हारे नाम की जाति क्या है, किस क्षेत्र के रहने वाले हो, वो चीजें बचपन से भरी जाती है उसमें। अब कहां उसको कंपेयर, कहां तुलना करोगे। और चाइना को ये टिकटॉक जैसी ऐप ऐसी, मतलब अब खैर ठीक है, आप लोगों को मन को अच्छा लगता है कि ये ऐप सरकार ने डिलीट कर दी हो, चाइना को इतने करोड़ का नुकसान हो गया। ये बच्चों वाली बातें हैं। चाइना उन बुलंदियों पर है इकोनॉमी में कि आप इस तरह की छोटी मोटी ऐप को, ये 50-60 ऐप डिलीट करके लगता है कि चाइना की इकोनॉमी हिला दी, ऐसा नहीं है। चाइना से अगर कंप्लीट करना पड़ेगा, चाइना से कंपेयर करना पड़ेगा, तो चाइना के बराबर में टक्कर में आने के लिए उसी तरह से काम करना पड़ेगा जैसे चाइना कर रहा है, तब चाइना पिछड़ेगा। कहां ये टिकटॉक जैसी ऐप जो, या इस तरह की 60-70 ऐप डिलीट करने से क्या चाइना को नुकसान हो गया। अब ठीक है, सरकार भी चाहती है कि जनता बढ़िया रहे, खुश, वाह 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 वाह, चाइना को इतने लाख करोड़ का नुकसान हो गया, हमने चाइना को ऐप करने से उसकी इकोनॉमी हिला दी। जो इकोनॉमी समझता है उसको पता है कि कुछ नहीं है, सब ये फालतू जनता को खुश करने की चीजें हैं, बाकी इसके अलावा इन चीजों में कोई आनी जानी नहीं है। चाइना में व्यवसाय करना हो तो बहुत आसान है, वहां व्यवसाय करना, कोई बीच में पैसे खाने वाला नहीं है। भारत के अंदर नस नस के अंदर जो है, मैं तो कहता हूं कि 95% लोग करप्ट हैं, कम से कम हर चीज में करप्ट हैं, एक छोटे से छोटे बाबू से लेकर के और एक बड़े से बड़े अधिकारी तक। हर छोटी छोटी चीज में मिठाई के नाम पे उनको पैसे चाहिए सब। छोटा सा काम हो, मिठाई खिलाओ, मिठाई कौन सी, कुछ पैसे। अब कहां चाइना से कंपेयर करोगे आप, कहां जापान से कंपेयर करोगे। जापान में जब लोगों को गुस्सा आता है, विरोध करना होता है, वो रात दिन काम करते हैं कि इतना काम करेंगे कि तुम सामान रखोगे कहां। यहां सबसे पहले बसें तोड़ते हैं, रेल तोड़ते हैं। हिंदुस्तान इस देश दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, लेकिन 95% लोग, अपने देश से कोई लेना देना नहीं है उनको, ना तो पहले लेना देना था। मैंने आपको जब ये मुसलमानों का जब शासन होता है भारत में, मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले भी, 1206 में जब सल्तनत काल की स्थापना होती है, तो उसके कुछ समय बाद में एक किसान से एक इतिहासकार ने पूछा, वो खेत में काम कर रहा था, कि भाई तुम यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हें पता है किसका शासन हो गया। उसने क्या कहा, उसकी तरफ बिना देखे बिना, कि कोई भी राजा हो मुझे क्या मतलब, मुझे पहले वाले को भी टैक्स देना होता था और इस वाले को भी टैक्स देना है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। तो ये कई बार अब चूंकि लोग जो है इन सच्चाइयों को सुनना नहीं चाहते, कि आप चाइना से कंपीट कैसे करोगे, आप जापान से कैसे करोगे, आप अमेरिका से कैसे करोगे। हमारे यहां चलो खैर छोड़िए अब बाकी चीजें, लेकिन इतना है कि हिंदुस्तान इस दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। लेकिन कई चीजें हैं, अगर उनमें सुधार कर लिया जाए, और कम से कम 5-10% लोग तो ऐसे हैं, और उन्हीं के दम पर ये पूरा देश चल रहा है, वो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, मेहनती हैं, रात दिन भागते हैं, अपने देश के लिए जान देते हैं, जैसे सैनिक हैं, तो वो सैनिक इन्हीं 5-10% में है। तो इसलिए अपना अपना कार्य पूरी ईमानदारी से किया जाए। बहुत सी खामियां हैं, अगर मैं छोटी छोटी खामियों को दूर किया जाए, तो हिंदुस्तान के पास अभी फिलहाल पूरी दुनिया में सबसे युवा हैं, लेकिन युवाओं के पास बेहतरीन काम नहीं है, और युवाओं के पास केवल डिग्रियां हैं, उनके पास स्किल नहीं है। बाहर से कंपनियां आती है भर्ती करने के लिए, और वो निराश होकर के जाती है कि हमें स्किल वाले बंदे नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। डिग्री लिए हुए आगे कि ये देखो ये डिग्री है हमारे पास, हम थोड़ी देर बात करते हैं, अरे यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, कोई स्किल नहीं है।
तो आपको खुद को उस काबिल बनाना पड़ेगा। ये तो कई कहते हैं कि सर कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। एक ढंग का नल ठीक करने वाला नहीं मिलता, ढंग का डॉक्टर नहीं मिलता, ढंग का वकील नहीं मिलता, ढंग का शिक्षक नहीं मिलता। कहां कंपटीशन है? आप अपने आप को बेहतर कर लो, इस दुनिया में कहीं कंपटीशन नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे और पढ़ते रहेंगे। और मैं जो चीजें बोलता हूं वो वही बोलता हूं जो यथार्थता में मुझे नजर आती है, क्योंकि मैं झूठी आदर्शवादी बातें वो इस मंच पे आकर तो कभी नहीं कर सकता मैं, और ना ही कभी मैंने की है। तो इसलिए आप भी इन चीजों को जीवन में कुछ अपनाएं, सीखें कि हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।